डिस्कस करने हैं जो SN2 रिएक्शंस पे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर कि सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से SN2 रिएक्शन पे इफेक्ट करता है, यानी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर अगर कैसा हो तो SN2 रिएक्शन जो है वो किस तरह प्रोसीड करेगा। बेटा अगर सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर जो है वो कम बल्कि है, छोटा ग्रुप है, तो वो रिएक्शन जल्दी होगा। अगर अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ग्रुप जो है वो छोटा है, लेस बल्कि है, यानी भारी नहीं है, तो इससे क्या होगा, जो रिएक्शन है वो जल्दी होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का छोटे ग्रुप की कार्बन के साथ उधर आके अटैक करना इजी होगा और इससे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो स्टेबल होगी। जैसे आप यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल शो करता हूँ। यहाँ पर आप देखें, हमारे पास है मिथाइल ब्रोमाइड, ये सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप है, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है 150 है। अगर हम मिथाइल में जिसमें एक कार्बन है इसको बदल दें 2 कार्बन वाले से, यानी इथाइल ब्रोमाइड, तो अब ये देखें मिथाइल के मुकाबले में इथाइल जो है बल्कि है, तो इसका जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, वो 150 से डिक्रीज होके 1 पे आ जाएगा। अगर हम इथाइल की जगह प्रोपाइल ग्रुप लगा दें, आइसोप्रोपाइल, तो जिस कार्बन के साथ ब्रोमाइड लगा हुआ है ना, उस कार्बन के साथ फर्दर 2 मिथाइल ग्रुप हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हैं। अब इस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल का आना और मुश्किल हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो और डिक्रीज कर जाएगा, ये चला जाएगा 0.008 पे। अगर हम जो है वो जो ग्रुप है वो टर्शरी ब्यूटाइल ले लें, यानी इस कार्बन के साथ फर्दर कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, 1 2 3, तो ये वाला जो है ना ये ज़्यादा बल्कि है, तो ये वाला जो ग्रुप होगा ना टर्शरी ब्यूटाइल, ये वाला अनरिएक्टिव होगा, ठीक है, टूवर्ड्स SN2 रिएक्शंस। बेटा इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर फिर उन्होंने डिफरेंट तरह के अल्काइल क्लोराइड्स दिखाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखें, ये इन तमाम का उन्होंने रिलेटिव रेट लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एन ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी स्ट्रेट चेन ब्यूटाइल, यानी 4 कार्बन वाला CH3 CH2 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 Cl, उसके लिहाज से इन्होंने रेट लिखा है। सबसे पहला है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल आप देखें, मिथाइल जो है सबसे छोटा है, तो टर्शरी एन ब्यूटाइल के मुकाबले में इसका जो रेट है मिथाइल क्लोराइड का वो 200 टाइम्स ज़्यादा है, यानी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो कम रिएक्टिव है और मिथाइल क्लोराइड उसके मुकाबले में 200 टाइम्स ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके बाद उन्होंने अगला ग्रुप जो शो किया है दैट इज़ अ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब देखें मिथाइल के मुकाबले में आइसोप्रोपाइल जो है उसमें ज़्यादा कार्बन है, तो ये ज़्यादा मतलब कह लें बल्कि है, तो ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड के मुकाबले में कम रिएक्टिव है। कितना कम रिएक्टिव है, 0.02, यानी इसका जो रिलेटिव रेट है ना, अगर हम इसका कंपैरिजन इसके साथ करें एन ब्यूटाइल क्लोराइड का आइसोप्रोपाइल क्लोराइड के साथ, ये एन प्रोपाइल क्लोराइड में तो स्ट्रेट चेन है, इसमें जिस कार्बन के साथ क्लोराइड लगा हुआ है उसके साथ फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप है, यानी 2 मिथाइल है, ये यानी कि ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस काज करेगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो ये ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस काज करेगा, तो इसका मतलब ये है कि इसका रिलेटिव रेट जो है एन ब्यूटाइल क्लोराइड के मुकाबले में डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर जो है वो जिस कार्बन के साथ क्लोराइड लगा हुआ है उस कार्बन के साथ मिथॉक्सी ग्रुप है, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसमें ऑक्सीजन जो है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्लोराइड भी कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। ये देखें जरा, ये मैं बताता हूँ, ये वाली जो कार्बन है, ये वाली कार्बन जिसके साथ क्लोराइड लगा हुआ है, क्लोराइड भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम है ये भी इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रही है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल जो है इस वाली कार्बन पे इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि इसके साथ ये भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, तो यहाँ पर अटैक जो है वो इजीली पॉसिबल है, इसलिए ये एन ब्यूटाइल क्लोराइड के मुकाबले में ये ज़्यादा रिएक्टिव है। 920 टाइम जो है इसका कह लें कि जो रेट है वो हाई है इस कंपाउंड का। अगर आप नीचे वाला कंपाउंड देखें, इसमें जिस कार्बन के साथ क्लोराइड लगा हुआ है उस कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जब ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी, तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाईली क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना इजी होगा। ठीक है, तो यानी कि जितना कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का उस कार्बन पे अटैक करना इजी होगा, इसलिए
इसका जो रिलेटिव रेट है विद रिस्पेक्ट टू एन ब्यूटाइल क्लोराइड, वो आप देखें कि मैनी टाइम जो है वो ज़्यादा है। ये आप देखें 1 2 3, ये मेरा ख्याल है 1 लाख गुना ज़्यादा है, ये 1 लाख वैल्यू बनती है। एन ब्यूटाइल क्लोराइड में कोई मतलब जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, तो जिस कार्बन के साथ क्लोराइड लगा होगा उस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेस होगा। इस कार्बन पे, इस कंपाउंड में, इस कार्बन पे जहां पर क्लोराइड लगा हुआ है, इसके साथ वाला जो ग्रुप है, ये इस कार्बन के साथ वाला, ये कार्बोनाइल है, और कार्बोनाइल हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जिससे इस कार्बन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और इससे न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना और इस क्लोराइड को यहां से रिप्लेस करना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद बेटा यहां पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पर जिस कार्बन के साथ हाइलाइड आयन लगा हुआ है उस कार्बन के साथ कार्बोनाइल ग्रुप है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक करना और इस हाइलाइड को रिप्लेस करना इजी होगा। ऐसा ही वाला कंपाउंड है, सिर्फ कौन सा रिएक्शन देगा, SN2 रिएक्शन। ऐसा कंपाउंड SN1 रिएक्शन नहीं देता, क्योंकि इस कार्बन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये इस कार्बन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। इस वजह से इस कार्बन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना सबसे इजी है। अब यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है, ये कोई मतलब जो है वो मिथाइल इथाइल भी हो सकता है। अराइल का मतलब होता है फॉर एग्जांपल बेंजीन रिंग, ठीक है ना, जिस एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो ये हो सकता है, या कोई अल्कोक्सी ग्रुप हो सकता है। अब उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन विद आयोडाइड आयन। अगर हम इन कंपाउंड का आयोडाइड आयन के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी आयोडाइड आयन जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल हो, तो मिथाइल क्लोराइड जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, सॉरी लेस रिएक्टिव है, और ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा रिएक्टिव है। मिथाइल क्लोराइड क्यों कम रिएक्टिव है? मिथाइल क्लोराइड इसलिए कम रिएक्टिव है क्योंकि जिस कार्बन के साथ क्लोराइड लगा हुआ है उस कार्बन यानी CH3 के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है यहाँ पर इस कंपाउंड में, इसलिए इसका जो रिएक्शन करने का जो रेट होगा वो कम होगा। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड में देखें, जिस कार्बन के साथ क्लोराइड लगा हुआ है उस कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आयोडाइड आयन का अटैक करना इजी होगा, और ये जल्दी जो है वो SN2 रिएक्शन देगा। इसका जो रिलेटिव रेट है इस कंपाउंड के कंपैरिजन में वो 500 टाइम जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ देखें, ये आपको थोड़ा सा जरा डिटेल से आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला ये कार्बोनाइल ग्रुप है। एक मिनट, स्टूडेंट्स, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है। और कार्बोनाइल ग्रुप के साथ वाली कार्बन जो है, ये वाली कार्बन, इसके साथ ये क्लोराइड लगा हुआ है, ये लीविंग ग्रुप है। और क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इस कार्बन से हाईली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, इस कार्बन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पे अटैक करना बहुत ईजी हो जाएगा, और क्लोराइड का यहाँ से लीव करना मतलब जो है वो मतलब ये रिएक्शन जल्दी होगा। अब यहाँ पर देखें, ये उन्होंने ट्रांजिशन स्टेट शो की हुई है कि जिस टाइम पे न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है, क्लोराइड भी उसी टाइम पे लीव कर रहा है, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है और क्लोराइड का इस कार्बन से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इस कार्बन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों है, ड्यू टू दिस कार्बोनाइल ग्रुप, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो इस कार्बन से हाईली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा, तो इस कार्बन पे हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर अटैक करना ईजी होगा। और ये वाला जो कंपाउंड होगा जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा एडजेसेंट टू द कार्बन, अल्फा कार्बन, ठीक है, जिसके साथ क्लोराइड लगा हुआ है, तो वो वाला जो कंपाउंड होगा वो हाईली SN2 रिएक्शन देगा। अब हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो किस तरह से जो है वो SN2 रिएक्शन पे इफेक्ट करता है। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? ऐसी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती हो। अब जिस आयन की या जिस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा SN2 रिएक्शन जो है वो शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंपैरिजन करें
आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड में। तो पिछले सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि आयोडाइड जो है ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ब्रोमाइड जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम है, क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी और कम है, और फ्लोराइड की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है वो और कम है। ठीक है, तो आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है, फिर ब्रोमाइड है, फिर क्लोराइड है, और सबसे आखिर पे फ्लोराइड है। तो जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो आयोडाइड जो है ये पावरफुल न्यूक्लियोफाइल होगा, ब्रोमाइड उससे कम न्यूक्लियोफाइल होगा, क्लोराइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो उससे कम होगी, और फ्लोराइड जो है सबसे लीस्ट में न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। यानी यहाँ पर हम जब देखते हैं ना, तो आयोडाइड का जो SN2 रिएक्शन देने का जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है, और फ्लोराइड का SN2 रिएक्शन देने का जो रेट है वो सबसे कम है। यानी हम ये देख सकते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने से क्या होता है, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इंक्रीज होती है। जैसे अगर आप देखें ऑक्साइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो कम होगी, सल्फाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं सल्फाइड जो है वो पीरियोडिक टेबल में नीचे आता है, ऑक्साइड जो है पीरियोडिक टेबल में ऊपर आता है। इसी तरह अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की बात करें, तो पानी अगर हाइड्रोजन लूज कर दे तो उससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो हाइड्रोक्साइड होगी। इसी तरह अमोनिया अगर हाइड्रोजन लूज कर दे तो इससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगी वो NH2 नेगेटिव होगी। तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू द पेरेंट मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोक्साइड जो है ये पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू द वाटर। इसी तरह अमोनिया जो है ये कह लें कि आप लेस न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर रखता है किसके मुकाबले में, अपने कॉन्जुगेट बेस के मुकाबले में NH2। यानी conjugate base is more powerful nucleophile as compared to the parent molecule। ठीक हो गया। अब यहाँ पर उन्होंने शो किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर उन्होंने SN2 रिएक्शन शो किया है। ऊपर वाली एग्जांपल में आप देखें आयोडाइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल है, और नीचे वाली एग्जांपल में फ्लोराइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल है। आप देखें आयोडाइड का जो साइज है वो लार्जर है, ठीक है, ये क्योंकि ग्रुप में सबसे बॉटम पे आता है। तो जब इसका लार्जर साइज होगा तो इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हाई होगा। जब इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हाई है तो हाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से इसका इस कार्बन पर अटैक करना ईजी होगा। ठीक है, यानी ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है ना आयोडाइड का, उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना ज़्यादा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता। इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एरिया पे जल्दी अटैक कर देगा। लेकिन जो फ्लोराइड है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम है, तो इसके न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन पे जो होल्ड है वो ज़्यादा है। ठीक है, फ्लोराइड जो है आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपने होल्ड में रखेगा, वो कार्बन पे अटैक करना उसका मुश्किल होगा। यहाँ पर आयोडाइड का अटैक करना इजी इसलिए है क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो बिगर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो आयोडाइड की का जो न्यूक्लियस है उसके कंट्रोल में नहीं है। आयोडाइड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसके अपने कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ड्यू टू इट्स कम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ड्यू टू इट्स लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ठीक है, तो इसकी वजह से इसका इस कार्बन पर अटैक करना सबसे ईजी है। और फ्लोराइड जो है इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्योंकि बहुत थोड़ा है, इसलिए फ्लोराइड के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का इस कार्बन पर अटैक करना बहुत ईजी है। सॉरी, फ्लोराइड का अटैक करना मुश्किल है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इसी के अपने न्यूक्लियस के होल्ड में है। अच्छा, और आयोडाइड का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इतना बिगर है कि वो इसका इस कार्बन पर अटैक करना जो है वो इजी होगा। तो आयोडाइड का जो रिलेटिव रेट होगा वो आप कह लें कि ज़्यादा होगा, और फ्लोराइड का जो रिलेटिव रेट होगा वो कम होगा। यहाँ पर आप देखें कि जो आयोडाइड है उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन को ज़्यादा डोनेट कर रहा है, यानी ज़्यादा बॉन्डिंग है। लेकिन फ्लोराइड के इर्द गिर्द क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कम था तो इसलिए इसका कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का जो चांस है वो कम है। यानी कि फ्लोराइड की कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग है उसके होने के चांसेस कम है क्योंकि इसके इर्द गिर्द कम इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और आयोडाइड के इर्द गिर्द ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होने की वजह से इस आयोडाइड का कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, अगर आप मैंने आपको बताया कि
जो मॉलिक्यूल होता है वो कम न्यूक्लियोफिलिक होता है, लेकिन उसी की जो कॉन्जुगेट बेस होती है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मेथनॉल जो है वो लें और मेथनॉल का मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये वाला न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसका जो रिलेटिव रेट होगा वो वेरी स्लो होगा। यहाँ पर जो मेथनॉल है इसमें जो मेथॉक्साइड आयन है ये मतलब जो है वो कम न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन अगर हम मेथनॉल से एक हाइड्रोजन निकाल दें, इसी की कॉन्जुगेट बेस बना लें, मेथनॉल की कॉन्जुगेट बेस जो है वो मेथॉक्साइड होगी, तो मेथॉक्साइड जो है ये ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है और इससे जो रिएक्शन का जो रिलेटिव रेट होगा वो रैपिड होगा। यानी मेथॉक्साइड आयन जो है ये इस CH3 के साथ रैपिडली लिंक कर जाएगा और इससे हमारे पास जो है डाईमिथाइल ईथर बन जाएगी, आयोडाइड यहाँ से लीव कर जाएगा। ये भी रिएक्शन वैसा ही है, इसमें भी क्या है, इसमें भी जो मेथनॉल है ये रिएक्ट कर रही है मिथाइल आयोडाइड के साथ, लेकिन ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो कम है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर जो है वो कम न्यूक्लियोफिलिक है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन एज कम्पेयर टू इट्स ऑन कंजुगेट बेस, इसी तरह जो मेथनॉल है वो कम न्यूक्लियोफिलिक है एज कम्पेयर टू इट्स ऑन कंजुगेट बेस विच इज़ मेथॉक्साइड आयन। और जो NH3 है ये भी मतलब जो है वो कम कह लें न्यूक्लियोफिलिक है एज कम्पेयर टू NH2। यानी कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल अपनी कॉन्जुगेट बेस के मुकाबले में वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और उसकी जो कॉन्जुगेट बेस होती है ये मोर न्यूक्लियोफाइल होती है, मोर न्यूक्लियोफिलिक होती है। अब यहाँ पर इस स्लाइड में उन्होंने डिफरेंट तरह के न्यूक्लियोफाइल शो किए हुए हैं। कुछ न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ न्यूक्लियोफाइल जो है मॉडरेट हैं और कुछ न्यूक्लियोफाइल जो हैं वीक हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है डाई मिथाइल ट्राई मिथाइल फॉस्फीन जो है ये वाला, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। बाइसल्फाइड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आयोडाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह जो डाई मिथाइल अमाइन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। साइनाइड आयन जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। हाइड्रोक्साइड आयन जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल में ब्रोमाइड है, अमोनिया है, ठीक है, डाई मिथाइल सल्फाइड है, क्लोराइड है। वीक न्यूक्लियोफाइल में फ्लोराइड है, वाटर है, मेथनॉल है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है जी। और इसके बाद हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ लीविंग ग्रुप। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि अगर लीविंग ग्रुप जो है जल्दी निकल जाए, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो जल्दी होगा, और अगर न्यूक्लियोफाइल जो है जल्दी ना निकले तो इसका मतलब क्या होगा कि वो रिएक्शन को जल्दी नहीं होने देगा। अब अ गुड लिविंग ग्रुप नीड टू बी स्टेबल अनाइन। अच्छा लिविंग ग्रुप वो होगा जो निकलने के बाद यानी कि अपने आप को स्टेबल कर ले। तो जितना लिविंग ग्रुप जो है वो उससे निकलने के बाद अपने आप को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है, इट मीन्स कि वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट तरह के लिविंग ग्रुप शो किए हुए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि ये देखें, आयोडाइड जो है ये अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कर सकता है लीव होने के बाद। ब्रोमाइड की अपने आप को स्टेबल करने के चांसेस कम हैं। क्लोराइड के अपने आप को लीव करने के बाद स्टेबल करने के चांसेस और कम हैं। फ्लोराइड के लीव करने के बाद अपने आप को स्टेबल करने के चांसेस और कम हैं। अब कुछ ऐसे लिविंग ग्रुप्स हैं जिनके चांसेस जिनके मतलब लीव करने के चांसेस और अपने आप को स्टेबल करने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही कम हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड, NH2OR, ये अगर लीव करते हैं तो ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकते, ये वाले, तो ये अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं हैं, ये जल्दी SN2 रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन इनके मुकाबले में फ्लोराइड अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कर सकता है, क्लोराइड उससे ज़्यादा स्टेबल कर सकता है, ब्रोमाइड उससे ज़्यादा स्टेबल कर सकता है, और आयोडाइड की इन तमाम में से कह लें कि अपने आप को स्टेबल करने के जो चांसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद जो टॉल्वीन सल्फोनेट है, ये लिखा हुआ है उन्होंने टॉल्वीन सल्फोनेट, ठीक है, टॉल्वीन सल्फोनेट जो है इसकी अपने आप को लीव करके स्टेबल करने के चांसेस जो हैं वो सबसे हाई हैं। तो जितना आप कह लें कि लिविंग ग्रुप के अपने आप को लीव करने के बाद स्टेबल करने के चांसेस जितने ज़्यादा होंगे, इट मीन्स कि वो लिविंग ग्रुप उतना अच्छा होगा। और यहाँ पर उन्होंने देखें कि रिलेटिव रेट लिखा हुआ है, तो अगर टॉल्वीन सल्फोनेट जो है वो अपने आप को ज़्यादा स्टेबल कर सकता है लीव करने के बाद, तो इसका जो रिलेटिव रेट है वो सबसे हाई है। और फ्लोराइड जो है या उससे भी मतलब अगर पीछे आप आ जाएं तो हाइड्रोक्साइड, NH2OR, इनकी अपने आप को लीव करके स्टेबल करने के चांसेस क्योंकि सबसे कम है, इसलिए इनका जो रिलेटिव रेट होगा वो सबसे लो होगा। इनका रिलेटिव रेट तो लिखा हुआ है 1 से भी बिलो है,
और टोल्यूनि सल्फोनेट का जो रिलेटिव रेट है ये कितना है, 60,000 टाइम है। अब इसके बाद अगला है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जो है आप लोग क्लासिफिकेशन पहले पढ़ चुके हैं कि सॉल्वेंट की दो टाइप्स हैं, पोलर सॉल्वेंट और नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में भी प्रोटिक होते हैं और ए प्रोटिक होते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट से मुराद ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकते हैं, यानी प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं। और ए प्रोटिक सॉल्वेंट से मुराद ऐसे सॉल्वेंट्स होते हैं जिनकी H पॉजिटिव डोनेट करने की जो मतलब चांसेस हैं वो नहीं होते, या जिनके पास H पॉजिटिव नहीं होता। जैसे आप लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, पानी जो है पोलर प्रोटिक है। लेकिन अगर हम मोल्टन सोडियम क्लोराइड ले लें तो है तो वो पोलर ही या आयनिक ही, लेकिन उसमें H पॉजिटिव आयन डोनेट करने के चांसेस क्योंकि नहीं है, इसलिए वो जो है कह लें कि ए प्रोटिक है। ठीक हो गया। अब SN2 रिएक्शन प्रेफर इन पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 रिएक्शन किसमें ज्यादा होते हैं? अगर आपका सॉल्वेंट पोलर हो और पोलर में भी कौन सी टाइप हो, ए प्रोटिक हो। यानी कि वाटर वगैरह में SN2 रिएक्शन जो है वो ज्यादा नहीं होते, बल्कि आपका जो सॉल्वेंट है पोलर होना चाहिए, पोलर के अंदर कौन सी फर्दर सब टाइप होनी चाहिए, ए प्रोटीन। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कह लें कि जैसे ईथर है ना, ईथर भी पोलर होती है क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। लेकिन आप लोग जानते हैं इसमें कोई H पॉजिटिव आयन डोनेट करने की एबिलिटी मतलब नहीं है। आपको पता है मिथाइल जो है H पॉजिटिव आयन जो है इजिली डोनेट नहीं करता, इसलिए जो ईथर है ना वो कौन सा सॉल्वेंट होता है, ये पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। तो ऐसे तरह के सॉल्वेंट्स जो हैं उनमें SN2 रिएक्शन जो हैं वो जल्दी होते हैं या स्पीड से होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें तो फिर क्या होगा? अब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखें, ये फॉर एग्जांपल फ्लोराइड है, फ्लोराइड आयन। इसको हमने पानी में डाला, पानी में डाल दिया या अल्कोहल में डाल दिया, सेट से अल्कोहल में डाल दिया। ठीक है। तो अल्कोहल ने क्या किया, अल्कोहल जो है पोलर प्रोटिक है, यानी कि अल्कोहल में H पॉजिटिव आयन्स हैं। ठीक है। तो अब वो फ्लोराइड को ये जो अल्कोहल है ये सराउंड कर लेगी। ठीक है। यहाँ पर आप देखें फ्लोराइड जो एज अ निक्लोफाइल एक्ट कर रही है, ये अल्काइल हैलाइड है। ये हमारे पास है मिथाइल कह लें हैलाइड। ठीक है, ये सबस्ट्रेट है। अब फ्लोराइड ने इस पे अटैक करना है, इस कार्बन पे। लेकिन जब हमने इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डाला, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालने से क्या हुआ, सॉल्वेंट ने इस न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। ठीक है। जैसे अब आपने पढ़ा हुआ है सॉल्वोलाइसिस, कि जब हम किसी आयन को सॉल्वेंट में डालते हैं तो आयन को सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं। इसी तरह फ्लोराइड को क्या किया, अल्कोहल ने सराउंड कर लिया। तो जब ये जो सॉल्वेंट है ये इस आयोडाइड को सराउंड कर लेगा, तो इससे इस फ्लोराइड की इस कार्बन पे या इस सबस्ट्रेट पे अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये मतलब जो है वो इसको सराउंड ना करता सॉल्वेंट, तो ये जल्दी अटैक कर सकता था। अब तो इसको घेर लिया इन्होंने, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ने इस फ्लोराइड को घेर लिया है, इसलिए अब इस फ्लोराइड का इस सबस्ट्रेट पे अटैक करना इसके चांसेस कम है। ठीक है। और वैसे भी देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये फ्लोराइड अटैक कर भी दे तो फिर भी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी इसमें आप देखें कि इस फ्लोराइड, ये आना तो सिर्फ फ्लोराइड ने है, लेकिन फ्लोराइड के साथ साथ जो है ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी आ रहे हैं, जिससे ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी बहुत ही अनस्टेबल होगी। क्योंकि आपको पता है जितनी बल्कीनेस जो है वो ज्यादा होगी, जितनी क्राउडिंग ज्यादा होगी, ठीक है, उतना जो ट्रांजिशन स्टेट है वो अनस्टेबल होती है। तो यहाँ पर सिर्फ किसने अटैक करना था, फ्लोराइड ने अटैक करना था। लेकिन जब फ्लोराइड ने अटैक किया तो फ्लोराइड को क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ने सराउंड किया हुआ है, तो इसलिए इसका इस कार्बन पे अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो गया। और अगर ये अटैक कर भी दे तो फिर भी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्लोराइड के साथ ही मतलब जब अटैक होगा तो साथ ही जाएंगे। तो इसलिए जहां पर जो है वो इस ट्रांजिशन स्टेट के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा क्राउडिंग हो जाएगी और स्टेरिक हिंड्रेंस से ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी हाईली अनस्टेबल होगी। इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो हैं ये SN2 रिएक्शन जो है इसको प्रेफर नहीं करते। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया कि सॉल्वेंट हमने कौन सा लेना है, पोलर प्रोटिक नहीं लेना, पोलर ए प्रोटिक लेना है, यानी जिसमें OH NH जैसे मतलब जो है वो ग्रुप्स ना हो,
यहाँ पर देखें ना OH में ये H पॉजिटिव इसकी डोनेट करने के चांसेस हैं, NH में इसके पास भी मतलब जो है वो हाइड्रोजन है जो ये डोनेट कर सकता है। तो ऐसे ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। इसमें आ जाएगा CH3CN एसीटोनाइट्राइल, इसके बाद है डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, ये आपको इसका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एसीटोन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो सॉल्वेंट्स हैं दीज आर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, या आप ईथर ले सकते हो। अब यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है उसका उन्होंने कंपैरिजन किया है पोलर एप्रोटिक से। मतलब पहले उन्होंने लिया है मेथनॉल। अगर आप देखें ना ये ऊपर एक रिएक्शन है जिसमें मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट कर रहा है सोडियम अजाइड से, तो यहाँ पर जो अजाइड आइन है ये न्यूक्लियोफाइल है N3, और ये किसको रिप्लेस करेगा? आयोडाइड को रिप्लेस करेगा। आयोडाइड यहाँ से लीव कर जाएगा और मिथाइल के साथ आयोडाइड की जगह अजाइड आइन लग जाएगा, इससे हमारे पास मिथाइल अजाइड बन जाएगा। अब यहाँ पर उन्होंने लिख दिया है पहले मेथनॉल जो पोलर प्रोटिक है और इससे रिलेटिव रेट बहुत कम है 1, और अगर लिया जाए डाई मिथाइल फॉर्मामाइड तो इससे रिलेटिव रेट जो है वो आप देखें 4.5 × 10 एक्सपोनेंट 4, ये कितना इंक्रीज कर गया। अगर हम जो है ये मतलब जो है वो डाई मिथाइल सल्फोक्साइड लें तो इससे रिलेटिव रेट और इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सॉल्वेंट्स की इस अजाइड आयन को सॉल्वोलाइज करने की एबिलिटी कम है, यानी ये नहीं करते ये डाई मिथाइल फॉर्मामाइड या डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर हम डाई मिथाइल मेथनॉल देखें, मेथनॉल जो पोलर प्रोटिक है ये इस अजाइड आयन को या इस न्यूक्लियोफाइल को सराउंड कर लेगा, इसलिए इसका इस सबस्ट्रेट पे अटैक करना मुश्किल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है। तो अगर कोई क्वेश्चन हो ना तो आप जो है वो मैं जाने लगा हूँ, तो आप लोग जो है अपना हैंड रेज करके